हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वेंसूट। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग नया कोर्स पॉलिटी का। तो पॉलिटी का कोर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। देखिए ये 6th एडिशन बुक है, इसी को अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोगों को बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बना तो उसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600। आपको पता है कि ब्रिटिश इंडिया में आए 1600 ईस्वी में। किस रूप में आए थे? एज ए ट्रेडर इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटिश इंडिया में आए 1600 ईस्वी में, ट्रेडर के रूप में, व्यापारी के रूप में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। लेकिन बक्सर की लड़ाई के बाद आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी और किसके बीच में भी हुई थी। 1765 में आफ्टर बक्सर दीवानी राइट उनको मिला। और दीवानी राइट में क्या था? रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। किसके रेवेन्यू? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू लेने लगे। ठीक है ना? कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। यानी देखिए शुरुआत में वो ट्रेडर के रूप में आते थे, वो टैक्स देते थे। अब क्या हुआ? 1765 में दीवानी राइट उनको मिला और वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू को वो लेने लगे। ठीक है, तो समझ जाइए उनके हाथ में। तो इससे क्या पता चला? दिस स्टार्टेड इट्स केम एज ए टेरिटोरियल पावर। उसी समय से उनको टेरिटोरियल पावर, मतलब समझिए पहले वो टैक्स देते थे, अब क्या हुआ? टैक्स वो ले रहे हैं। तो समझ सकते हैं आप। 1857 की जो क्रांति हुई थी, सिपाही आंदोलन भी बोला जाता है, उसके बाद 1858 में द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, मतलब उनका डायरेक्ट राज्य हो गया। अब देखिए उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, लेकिन 1858 में क्या हुआ? ब्रिटिश इंडिया का हो गया। अब ये क्या हुआ, इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि पहले क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ाने के अलावा खुद ही बढ़ते गए, खुद ही पैसे वाले होते गए, बहुत पैसे वाले होते गए। क्योंकि आपको पता है कि उस समय इंडिया क्या था? सोने की चिड़िया होती थी, और उसमें उस कारण से वो यहाँ ट्रेड करते थे, और ट्रेड करने के कारण वो ब्रिटिश को ना बढ़ाकर वो क्या करने लगे? खुद ही ब्राइब वगैरह लेकर और प्राइवेट ट्रेड करके खुद को ही बहुत पैसे वाले बनाने लगे। तो ये ब्रिटिश सरकार को पता चला, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला, तो वो क्या कर लिया? उसके लिए ब्रिटिश खुद ही 1858 में खुद ही अपना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लेने लगा। कंटिन्यू अनटिल, अब कब तक चला ये? जब तक इंडिया वाज, आपको इंडिपेंडेंस नहीं हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो देख लीजिए कब से, 1765 से 1947 तक ब्रिटिश का रूल रहा। पहले आए 1600 में, लेकिन 1765 में उनको शुरुआत में रूल मिलना चला, और 1947 तक वो लोग रूल करते रहे हमारे इंडिया पे। ठीक है, तो ये जो था, विथ इंडिपेंडेंस केम द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो उसी चीज़ में हम लोग उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना है कि कैसे क्या क्या हुआ, उस चीज़ को बारे में जानेंगे। अब एक चीज़ जान जाओ, एम.एन. रॉय थे, एक आपको कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया के 1934 में उन्होंने सजेस्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म इन दिस पर्पस इन 1960 एंड ऑन। देखिए कहने का मतलब है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बना, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बना, बहुत सारी चीज़ें बनी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अब आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि 26 जनवरी को देखिए 26 नवंबर को तैयार हुआ था, तो सोचा गया एक ऐसे डेट पे इसको लॉन्च किया जाए या लागू किया जाए जिस दिन कुछ स्पेशल डे। तो देखिए 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण क्रांति हुआ था देश में, तो वो 26 जनवरी के ही लिए वो क्या किया गया? 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? लागू किया गया। अब देखिए
वेरियस फीचर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट्स इन देयर ब्रिटिश रूल। देखिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है एंड पॉलिटी है, उसका रूट्स जो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश रूल से लिया गया है। वेरियस फीचर्स होते हैं, तो सब देखेंगे एक एक करके हम लोग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे फर्स्ट जो है आपको द कंपनी रूल। कंपनी रूल का देखिए मैंने आपको बताया दो रूल हुआ, एक कंपनी का रूल 1773 से 1858 और आफ्टर 1858 पे क्राउन रूल। क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। कंपनी रूल कब से कब, ईस्ट इंडिया कंपनी कब से कब चली, 1773 से 1858 तक। और 1858 के बाद पूरी तरीके से किसका रूल हो गया आपका 1858 से 1947 तक आपका क्राउन का रूल हो गया। अब चलिए सबसे पहले कंपनी रूल को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कंपनी रूल में सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब ये क्या है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जानिए फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये रेगुलेट करना है। रेगुलेटिंग का मतलब फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देयर अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो पहला स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने लगा किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर रेगुलेट करने लगा। क्यों, अभी मैंने आपको बताया था कि इनको लगा कि भाई ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं वो हमारे को फ़ायदा ना देकर खुद ही अपने आप को अमीर बनते जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम लोग देखेंगे। रिकॉग्नाइज फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल, और इसी के कारण से रेगुलेटिंग एक्ट के कारण से फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ देयर कंपनी, और इसके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मिला। चलिए आगे देते हैं, यही कारण है कि ये फाउंडेशन दिया है हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो चलिए चीज़ों को देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से क्या क्या चीज़ें हमको पता चलती है, इसके फीचर्स क्या हैं। तो गवर्नर ऑफ बंगाल, पहले देखिए बंगाल का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर और मद्रास का, तीनों का अलग अलग गवर्नर होता था और तीनों अलग अलग काम करते थे, कोई किसी के अधीन नहीं था। लेकिन क्या हुआ, देखिए गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाने के बाद बॉम्बे और मद्रास उन्हीं के अधीन में दे दिया गया, और उन दोनों के बॉम्बे और मद्रास वाले गवर्नर को उसके अंदर दे दिया गया। ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहा हूँ मैं। इट डेजिग्नेटेड, फिर से सुनना क्या था, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर एंड असिस्ट हिम। सब बता रहा हूँ मैं आपको क्या हुआ। सबसे सिंपल मायने में बोलूँ कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को उसका सबऑर्डिनेट बना दिया कि किसका, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। सुनिएगा पहले चीज़ें, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। पहले मद्रास और बॉम्बे के अलग अलग होते थे, लेकिन उनको इन्हीं के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिया गया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाने के बाद उनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया गया 4 मेंबर का, जो कि उनके साथ काम करे, उनको रूट ग्राउंड लेवल पर इस चीज़ों को देखे, ठीक है ना। और फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये भी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। उससे पहले क्या था, जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल हो गया, गवर्नर जनरल, अब ये चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1774 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस, 1774 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना और वहाँ पे 1 चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रोहिबिटेड सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग गिफ्ट और ब्राइब। देखिए कंपनी के जो मेंबर थे, जो चीज़ें थे, उनको क्या क्या दिया गया, प्राइवेट ट्रेड और गिफ्ट और ब्राइब वगैरह के लिए प्रोहिबिटेड कर दिया गया। ये चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों कितने क्यों, क्योंकि वो जो ब्राइब वगैरह ले रहे थे तो उनके लिए ये सब चीज़ों को ख़त्म किया गया। अब आगे आते हैं, कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी ऑन द कोड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर अ कंपनी के ऊपर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना के कंट्रोल करने लगे, जो कि गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी था, और जो कि क्या करता था, टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया, जो कि सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया को ये देख, मतलब कहने का मतलब है कि कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो कि गवर्निंग बॉडी था
गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया। उसके बाद आया है पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें जो कमी थी उसको पिट्स इंडिया एक्ट आया, वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू, और आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। थैंक यू।